दरअसल बात यह है कि जब इंसान इंसान नहीं था, तब वो बहुत ही साधारण जीव था। न समाज था, न नियम, न रिश्ते, बस जिंदा रहने की लड़ाई। विज्ञान कहता है कि इंसान और कीड़ों का एक बहुत पुराना कॉमन एंसेस्टर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कभी सीधा कीड़ा था, बल्कि ये कि उसकी कुछ सबसे गहरी प्रवृत्तियां वहीं से आई है। प्रवृत्तियां जो समय के साथ बदली नहीं, बस ढक दी गई। हैरानी की बात यह है कि आज हजारों साल की तरक्की के बाद भी इंसान के अंदर वही पुरानी सोच कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं आगे चलकर यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कई मौकों पर इंसान आज भी ठीक उसी तरह सोचता है जैसा कभी कीड़े सोचते थे। लेकिन उससे पहले जरा कीड़ों की दुनिया को समझना जरूरी है। आपने दीमक के बारे में सुना ही होगा। वही दीमक जो लकड़ी के भीतर रहकर पूरी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन दीमक की एक आदत ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दीमक हमेशा समूह में रहती है, और अगर उस समूह में कोई दीमक कमजोर हो जाए, काम के लायक न रहे या बोझ बन जाए, तो बाकी दीमक उसे बचाती नहीं, बल्कि उसे ही खा जाती है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन प्रकृति का एक सीधा नियम है। जो उपयोगी नहीं, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। न कोई भावना, न कोई पछतावा, सिर्फ जरूरत और फायदा। अब जरा सोचिए, क्या आज का इंसान इससे अलग है, या हम भी वही करते हैं, बस ज्यादा शांति से, ज्यादा सभ्य तरीके से। जब तक कोई व्यक्ति काम का है, सिस्टम के लिए जरूरी है, तब तक वो अपना है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति किसी वजह से बेकार समझा जाने लगे, तो समाज उसे सीधे नहीं मारता, बस धीरे धीरे अलग कर देता है, आवाज दबा देता है, मौजूदगी मिटा देता है। शायद ये वही आदत है जो हमें तब लगी थी जब हम इंसान नहीं थे, सिर्फ जीव थे। और अब इसी सच्चाई के बीच हमें मिलती है एक कहानी। एक ऐसा इंसान जो अचानक खुद को बेकार महसूस करने लगता है, एक ऐसा परिवार जो चुपचाप बदल जाता है, और एक ऐसा सवाल जो फ्रांज काफ्का अपनी किताब द मेटामॉर्फोसिस में हमारे सामने छोड़ जाते हैं। ये कहानी किसी कीड़े की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो हमें इंसान बनाती भी है, और जरूरत पड़ने पर कीड़ा भी। चैप्टर 1, एक सुबह जब सब कुछ बदल गया। कुछ साल पहले जापान में एक आदमी मेट्रो स्टेशन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। न वो भिखारी था, न नशे में, साफ कपड़े, हाथ में ऑफिस बैग। लोग आते जाते रहे, किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। सीसीटीवी फुटेज बाद में वायरल हुई। सवाल उठा, कोई मदद क्यों नहीं की? जवाब सिंपल था, रश आवर था, सबको लेट हो रहा था। उस आदमी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो उस समय किसी के काम का नहीं था। अब मैं इस बात को आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले यहीं से ग्रेगोर संसा की सुबह शुरू होती है। ग्रेगोर की आंख खुलती है, पर शरीर साथ नहीं देता। वो उठना चाहता है, पर हिल नहीं पाता। कोई ड्रामेटिक स्क्रीम नहीं, कोई पैनिक अटैक नहीं। पहला ख्याल ये नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया, पहला ख्याल ये है, ट्रेन मिस हो जाएगी। यही वो पल है जहां काफ्का चुपचाप एक आईना रख देता है। ग्रेगोर को लग रहा है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद फीवर है, जैसे रियल लाइफ में होता है जब शरीर सिग्नल देता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ऑफिस इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी बताती है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में सीरियस सिम्टम्स को डिले करने की सबसे बड़ी वजह जॉब इनसिक्योरिटी होती है। ग्रेगोर भी अलग नहीं है। उसका शरीर बदल चुका है, पर उसकी प्रायोरिटी नहीं। ग्रेगोर अकेला कमाने वाला है। घर का किराया, मां की दवाइयां, पिता का डेट, सब उसी की सैलरी पर टिका है। जैसे कई घरों में एक ही इंसान बैकबोन बन जाता है, और बैकबोन अगर क्रैक हो जाए तो पूरा ढांचा हिलने लगता है। ग्रेगोर जानता है, अगर वो आज काम पर नहीं गया तो सवाल उठेंगे, सिंपैथी नहीं, एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। इसी बीच दरवाजे के बाहर आवाजें आने लगती है, मां की बेचैनी, पिता की झुंझलाहट, और फिर ऑफिस से आया हुआ मैनेजर। ये वही सिस्टम है जो बीमारी को एक्सक्यूज नहीं, डिले मानता है। कुछ महीने पहले इंडिया में एक डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट के बाद 2 हफ्ते बेड रेस्ट पर चला गया। कंपनी ने उसकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी। कारण लिखा था नॉन अवेलेबिलिटी।
ग्रेगोर के कमरे के बाहर भी यही शब्द हवा में तैर रहा है, बस लिखा नहीं है। ग्रेगोर बोलना चाहता है पर आवाज अजीब हो चुकी है। वो समझाने की कोशिश करता है पर कोई सुन नहीं रहा। यहां काफका कुछ कहता नहीं, बस दिखाता है। जब कम्युनिकेशन टूटता है तो इंसान पहले मिसअंडरस्टूड होता है, फिर अनवांटेड। दरवाजा अब सिर्फ लकड़ी का नहीं है, वो एक बाउंड्री बन चुका है ग्रेगोर और बाकी दुनिया के बीच। यही एक डार्क सच धीरे से सिर उठाता है जिसे मैं आगे खोलूंगा। ग्रेगोर का डर अपने बदले हुए शरीर से नहीं है, उसका डर इस बात से है कि अगर वो अब काम नहीं कर पाया तो उसकी जगह क्या बचेगी। इतिहास गवाह है, रोमन आर्मीज में घायल सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया जाता था। लड़ाई रुकती नहीं थी। आज हथियार बदल गए हैं लेकिन लॉजिक वही है। इस सुबह ग्रेगोर अभी जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अब भी उस दुनिया के लिए मौजूद है जो उसे कल तक पहचानती थी। क्योंकि कई बार इंसान मरने से पहले ही गायब कर दिया जाता है, रिकॉर्ड से, बातचीत से और यादों से। और जब थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलेगा तो बाहर खड़े लोग क्या देखेंगे? एक बीमार इंसान या एक ऐसा बोझ जिसे हटाना अब जरूरी हो गया है? यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली है। चैप्टर 2, ग्रेगोर संसा, एक आम आदमी की जिंदगी। कुछ साल पहले लंदन में एक आदमी ब्रिज से कूद गया। न्यूज में बस 2 लाइन छपी, मिडिल एज मैन, फाइनेंशियल स्ट्रेस। न उसका नाम हेडलाइन बना, न उसकी स्टोरी। बाद में पता चला कि वो लगातार ओवरटाइम कर रहा था, लोन्स चुका रहा था और खुद के लिए वक्त बचा ही नहीं था। वो मरा एक दिन में, लेकिन टूट वो बहुत पहले चुका था। अब मैं इस बात को आगे और साफ करूंगा, लेकिन यहीं से ग्रेगोर संसा की असली पहचान सामने आती है। लोग उसे कीड़े के रूप में याद रखते हैं, लेकिन काफका बहुत चालाकी से यह दिखाता है कि ग्रेगोर की ट्रेजेडी उसकी बॉडी से पहले शुरू हो चुकी थी। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था। हर हफ्ते नई ट्रेन, नया होटल, वही थकान। काम ऐसा जिसमें न इज्जत है, न अपनापन, बस टारगेट है। ग्रेगोर की अपनी कोई लाइफ नहीं थी। उसके दोस्त नहीं थे, हॉबीज नहीं थी। जो था वो फैमिली था। पिता का बिजनेस फेल हो चुका था, मां बीमार रहती थी और बहन ग्रीट अभी बच्ची जैसी थी। घर में ग्रेगोर सिर्फ बेटा नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। जैसे कई घरों में एक बच्चा नहीं, रिटायरमेंट प्लान पाला जाता है। अब यहां काफका कुछ कहता नहीं, बस सिचुएशन रख देता है। ग्रेगोर जॉब से नफरत करता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। वो सपने देखता है, एक दिन पैसे जमा करके नौकरी छोड़ देगा, ग्रीट को म्यूजिक पढ़ाएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। लोग कहते हैं बस 2-3 साल और वही 2-3 साल पूरी जिंदगी बन जाते हैं। एक स्टडी बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी डिसलाइक जॉब इस डर से नहीं छोड़ते कि उन्हें भूख लग जाएगी, बल्कि इस डर से कि वो दूसरों के लिए यूजलेस हो जाएंगे। ग्रेगोर भी इसी डर में जी रहा था। वो घर में सबसे ज्यादा कमाता था, इसलिए सबसे ज्यादा चुप रहता था। जैसे फैमिली फंक्शन में वही इंसान ज्यादा शांत होता है जो बिल देने वाला होता है। ग्रेगोर बेड पर पड़ा है और अचानक उसे एहसास होता है, अगर वो आज काम पर नहीं गया तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। उसे अपने बदले हुए शरीर से नहीं, अपने बदले हुए स्टेटस से डर लग रहा है। जैसे किसी दिन कंपनी का मेल आए, पोजीशन रिडंडेंट, और उसी पल इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे। काफका यहां कोई इमोशनल स्पीच नहीं देता, वो बस ग्रेगोर के थॉट्स दिखाता है। ट्रेन टाइमिंग्स, बॉस का मूड, सैलरी कट, सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ बाद में आती है। ये वही लॉजिक है जो आज भी काम करता है। पैंडेमिक के टाइम पर भी बहुत लोग फीवर में लैपटॉप खोलकर बैठे रहे, क्योंकि सिक लीव लेना लक्जरी बन चुका था। ग्रेगोर सोचता है, अगर मैं उठ गया सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम सोचते हैं बस आज का दिन निकाल ले, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं, जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। ग्रेगोर अभी भी खुद को प्रोवाइडर मानता है। वो ये नहीं सोच रहा कि फैमिली उसके बिना कैसी होगी, वो ये सोच रहा है कि फैमिली उसकी वजह से परेशान ना हो। यही काफका एक खतरनाक सवाल छोड़ देता है जिसे मैं आगे खोलूंगा।
जब इंसान खुद को सिर्फ यूजफुलनेस से मापने लगे तो क्या वो इंसान रह जाता है? इस चैप्टर में ग्रेगोर अभी सेंटर में है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जैसे ही किसी की वैल्यू पर सवाल उठता है वैसे ही आसपास के लोगों की असली सोच सामने आने लगती है। और अब अगली बार जब दरवाजे के बाहर की आवाजें तेज होंगी तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ग्रेगोर काम पर क्यों नहीं गया। सवाल ये होगा कि क्या वो अब भी उस जगह का हकदार है जो वो कल तक बिना सवाल के पा रहा था। चैप्टर 3, ऑफिस, बॉस और सिस्टम का डर। कुछ समय पहले साउथ कोरिया में एक एम्प्लॉय की डेथ की खबर आई थी। दिल का दौरा पड़ा था, देर रात ऑफिस में काम करते हुए। अगली सुबह कंपनी ने कॉन्डोलेंस मेल भेजा और उसी मेल के नीचे लिखा था, वर्क विल कंटिन्यू एज यूजुअल। उस एक लाइन ने बहुत कुछ साफ कर दिया। इंसान जा सकता है, सिस्टम नहीं रुकता। अब मैं इस बात को आगे और खोलूंगा, लेकिन यहीं से ग्रेगोर संसा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। ग्रेगोर अभी भी अपने कमरे में है, बदला हुआ, परेशान, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ। डर इस बात का नहीं कि वो अब कैसा दिखता है, डर इस बात का है कि ऑफिस में क्या चल रहा होगा, बॉस क्या सोच रहा होगा, अटेंडेंस रजिस्टर में उसके नाम के आगे क्या लिखा जा रहा होगा। ग्रेगोर का बॉस काफका के यहां एक इंसान कम, सिस्टम ज्यादा है। वो बॉस जिसे लेट होने की वजह नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जैसे रियल लाइफ में होता है, जहां बीमारी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, एक्सक्यूज मानी जाती है। एक बार न्यूयॉर्क में एक एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर को बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। मैनेजर ने जवाब दिया, एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, बी प्रोफेशनल। ग्रेगोर की दुनिया में भी प्रोफेशनलिज्म का मतलब यही है, प्रॉब्लम घर पर छोड़ो, काम लेकर आओ। ग्रेगोर की जॉब में कोई स्थिरता नहीं थी। हर दिन ट्रैवल, हर हफ्ते नया शहर, बॉस से सीधी बातचीत नहीं, बस ऑर्डर्स। कंपनी का नियम साफ था, सेल्समैन कभी लेट नहीं होता, और अगर होता है तो वो सस्पेक्ट बन जाता है। जैसे आज कई कंपनीज में अगर कोई अचानक छुट्टी ले ले तो एचआर पहले कंसर्न नहीं, डाउट दिखाता है, और फिर वो होता है जो होना ही था। ऑफिस से मैनेजर ग्रेगोर के घर पहुंच जाता है, बिना कॉल, बिना वार्निंग, जैसे सिस्टम खुद चलकर ये देखने आता है कि प्रॉब्लम असली है या बहाना। जर्मनी में एक टाइम पर कंपनीज इलनेस वेरिफिकेशन के लिए सुपरवाइजर्स भेजती थी। काफका ये सब जानता था। वो एग्जैजरेट नहीं करता, बस मिरर रख देता है। ग्रेगोर अंदर है, मैनेजर बाहर, बीच में दरवाजा। ये दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये पावर और हेल्पलेसनेस के बीच की बाउंड्री है। ग्रेगोर बोलना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज समझ में नहीं आती। जैसे कोर्ट में कोई गरीब अपनी बात कहता है और जज पहले ही फैसला लिख चुका होता है। कम्युनिकेशन वही मर जाता है। मैनेजर को डर ग्रेगोर की हालत से नहीं लगता, उसे डर लगता है डिले से, लॉस से। वो फादर को याद दिलाता है कि ग्रेगोर की परफॉर्मेंस लेटली सैटिस्फैक्टरी नहीं रही। रियल लाइफ में भी यही होता है। एक्सीडेंट के बाद एम्प्लॉय की मेडिकल फाइल से पहले परफॉर्मेंस फाइल खोली जाती है। ग्रेगोर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वो दिखाना चाहता है कि वो अब भी लॉयल है। यही लॉयल्टी सबसे ट्रैजिक है। इतिहास में माइनर्स ऐसे ही मरते रहे, कंपनी के लिए जो उनके नाम तक याद नहीं रखती थी। ग्रेगोर का सिस्टम भी उसका नाम भूलने के लिए तैयार है, बस कंफर्मेशन चाहिए। यही काफका एक और सवाल छोड़ देता है जिसे मैं आगे जोड़ूंगा। जब सिस्टम के सामने इंसान की आवाज बेमानी हो जाए तो क्या वो सिस्टम सभ्य कहलाने लायक रहता है, या फिर वो भी उसी प्रकृति का हिस्सा है जहां वीक को क्वाइटली हटा दिया जाता है। इस चैप्टर में बॉस चला जाएगा, लेकिन उसका डर नहीं जाएगा। वो डर घर में रह जाएगा, कमरे में, ग्रेगोर के अंदर, क्योंकि अब मामला सिर्फ जॉब का नहीं रहा। अब सवाल यह है कि अगर बाहर की दुनिया ने ग्रेगोर को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है तो क्या घर की दुनिया उसे बचा पाएगी? और जब ऑफिस की परछाई फैमिली पर पड़ेगी तो क्या रिश्ते वही रहेंगे, या सिस्टम की भाषा अब घर के अंदर भी बोली जाने लगेगी? चैप्टर 4, परिवार का पहला रिएक्शन, प्यार या मजबूरी। कुछ महीने पहले मेक्सिको में एक परिवार की कहानी सामने आई थी। घर का बड़ा बेटा एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया। शुरुआती कुछ दिन सभी ने उसकी केयर की, मेडिसिन, हॉस्पिटल, खाना, लेकिन धीरे धीरे ध्यान कम हो गया।
छोटे भाई और माता पिता काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि इंजर्ड भाई बस कमरे में रह गया। कोई गुस्सा नहीं था, कोई डेलिबरेट नेग्लेक्ट नहीं, बस प्रैक्टिकल लाइफ ने उसकी जगह ले ली। अब मैं इस बात को ग्रेगोर संसा से जोड़ता हूं। सुबह ग्रेगोर उठता है, अपने बेड पर स्ट्रेंज बॉडी महसूस करता है और धीरे धीरे फैमिली को पता चलता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन शॉक, कंफ्यूजन। मां दौड़ी आती है, पिता गुस्से में और ग्रीट चुपचाप देखती रहती है। ये रिएक्शन कोई डेलिबरेट क्रुएल्टी नहीं है, ये वही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती है। ग्रेगोर अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद ये सब ओवर रिएक्शन है, लेकिन जैसे ही वो रूम में हिलता है, फैमिली के रिएक्शन इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। काफका ने ये मोमेंट बड़ा केयरफुली दिखाया है। फैमिली का डर, झुंझलाहट और हेजिटेशन सब सामने आता है। जैसे रियल लाइफ में जब कोई अचानक इनकैपेसिटेटेड हो जाता है तो सबसे पहले जो सामने आता है वो इमोशन, फिर रैशनैलिटी। ग्रेगोर की मदर उसे देखकर फेंट होने वाली होती है। फादर पहले तो झुलसा हुआ सा गुस्सा दिखाता है, लेकिन फिर डिफेंसिव हो जाता है। ये वही स्टेज है जहां काफका सटली दिखाते हैं कि प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस फ्रेजाइल है। अगर फैमिली डिपेंडेंस महसूस करती है तो केयर आती है, अगर बर्डन लगता है तो इरिटेशन। ग्रेगोर पिछले सालों की मेहनत और सैक्रिफाइस याद करता है। उसने अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन किया, अपनी हैप्पीनेस छोड़ दी, सिर्फ फैमिली की सर्वाइवल के लिए। अब वही लोग जिनके लिए उसने खुद को डेडिकेट किया था, उसके सामने डर और इरिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। काफका ये सटली दिखाते हैं कि फैमिली लव भी कंडीशन बेस्ड हो सकता है और डिपेंडेंस हमेशा अनकंडीशनल केयर नहीं लाती। ग्रेगोर की सिस्टर ग्रीट सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है। वो क्वाइटली रूम में आती है, खाना देती है, दरवाजा बंद करती है, लेकिन धीरे धीरे फटीग और रिजेंटमेंट दिखने लगता है। काफका ये दिखाते हैं कि इनिशियल एम्पैथी धीरे धीरे बर्डन में बदल सकती है। रियल लाइफ में भी ऐसा अक्सर होता है, केयर गिवर बर्नआउट। ग्रेगोर अंदर ही अंदर समझता है कि अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उसकी बॉडी अब भी जवाब नहीं दे रही और फैमिली धीरे धीरे उसकी रियल पहचान से दूरी बनाने लगती है। यहां काफका सस्पेंस बनाए रखते हैं। फैमिली का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है और ग्रेगोर अभी भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है। और अब एक सवाल हवा में तैर रहा है, जब परिवार जो कल तक सपोर्टिव था धीरे धीरे अलग होने लगे तो ग्रेगोर की जगह आखिर कहां होगी? क्या वो अभी भी फैमिली का हिस्सा है या अब बस एक बर्डन बन गया है? ये सवाल अगली कहानी के लिए दरवाजा खोलता है, जहां ग्रीट और पिता की असली सोच सामने आने वाली है। चैप्टर 5, ग्रीट, बहन जो धीरे धीरे बदल गई। कुछ साल पहले ब्राजील में एक छोटे शहर की लड़की अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही थी। भाई एक्सीडेंट के बाद घर पर बेडरिडन था। शुरुआत में वो हर वक्त उसके पास थी, खाना देना, दवाई देना, कमरे की सफाई करना। लेकिन महीने गुजरते गए, स्कूल, दोस्त, चोर्स सब उसकी एनर्जी खा गए। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वो अब ब्रदर को केयर करने के बजाय ड्यूटी समझने लगी। प्यार कम, जिम्मेदारी ज्यादा। अब ये कहानी ग्रेगोर संसा की सिस्टर ग्रीट में दिखती है। शुरुआत में ग्रीट उसका ध्यान रखती है, ब्रेकफास्ट लाती है, पानी देती है, कमरे की सफाई करती है। ग्रेगोर उसके लिए साइलेंट थैंक्स महसूस करता है। काफका ये दिखाते हैं कि शुरुआत में एम्पैथी और अफेक्शन डोमिनेट करता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रीट फटी महसूस करती है। उसके एक्सप्रेशंस में इरिटेशन आ जाती है और उसकी केयर ऑब्लिगेशन बन जाती है। ग्रेगोर अंदर ही अंदर देखता है कि सिस्टर का प्यार बदल रहा है, जैसे रियल लाइफ में होता है। जब कोई लगातार किसी वीक व्यक्ति की मदद करता है तो पेशेंस घटती है और हेल्प ड्यूटी में बदल जाती है। काफका सटल तरीके से दिखाते हैं कि लव और ड्यूटी के बीच फ्रेजाइल बैलेंस है। ग्रेगोर सोचता है कि ग्रीट उसे अभी भी देख रही है, पर उसकी आंखों में वही क्यूरियोसिटी और कंट्रोल की झलक आने लगी है, जैसे नेचर में प्रेडेटर अपने यंग पर कंट्रोल करने लगता है। इनिशियल केयर धीरे धीरे डोमिनेशन में बदलने लगती है। ग्रीट ग्रेगोर के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। वो डिसीजंस लेने लगती है, कब खाना देना है,
कब कमरे में प्रवेश करना है, कब ग्रेगोर को बाहर नहीं आने देना। काफका इसे बहुत सटल तरीके से दिखाते हैं। स्मॉल चेंजेस, स्मॉल रूल्स, और ग्रेगोर स्लोली रियलाइज करता है कि ये वही सिस्टर नहीं है जो पहले उसकी सपोर्टिव थी। ग्रेगोर का डर सिर्फ अपनी बॉडी का नहीं है, उसका डर यह है कि जिसने उसे पहले समझा और सपोर्ट किया, अब वही उसकी अथॉरिटी ओवर लाइफ लेने लगी है। जैसे वर्क लाइफ में कुछ लोग बॉस बन जाते हैं जिनके पास कभी पावर नहीं थी। काफका डार्क ह्यूमर और सार्केज्म का इस्तेमाल करते हैं लव और कंट्रोल के बीच की आयरनी दिखाने के लिए। और अब हवा में ये सवाल तैर रहा है, जब फैमिली के यंगेस्ट मेंबर जो कभी प्यार दिखाती थी धीरे धीरे डिसीजन मेकर बन जाएं और एम्पैथी फेड होने लगे, तो ग्रेगोर की जगह आखिर कहाँ होगी? क्या वो अभी भी फैमिली का हिस्सा रहेगा या बस पैसिव ऑब्जर्वर बन जाएगा? ये सवाल अगली कहानी के लिए सस्पेंस छोड़ता है, जहां ग्रेगोर की लोनलीनेस और आइसोलेशन की गहराई धीरे धीरे सामने आने वाली है। चैप्टर 6, ग्रेगोर का अकेलापन और अंदर का दर्द। कुछ साल पहले एक छोटा सा विलेज इंडिया में ऐसा हुआ जहां एक आदमी एक्सीडेंट के बाद बेडरिडन हो गया। घर वाले उसे देखभाल कर रहे थे, लेकिन दिन बीतते ही उसका लोनलीनेस बढ़ने लगा। लोग बाहर काम पर गए, बच्चे स्कूल गए और वो कमरे में अकेला रह गया। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। दिन बिताने की रूटीन भी खत्म हो गई। यही वो सच्चाई है जो काफका अपने कैरेक्टर ग्रेगोर में दिखाते हैं। ग्रेगोर अब अपने कमरे में पड़ा है, उसकी बॉडी बदल चुकी है, लेकिन मन वही ह्यूमन है। उसकी हर सोच, हर याद ह्यूमन है, पर कोई उसे समझ नहीं पा रहा। फैमिली धीरे धीरे डर, इरिटेशन और फटीग दिखा रही है। ग्रेगोर की लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। जैसे रियलिटी में कई बार इंसान फिजिकली सराउंडेड होते हुए भी पूरी तरह अकेला महसूस करता है। ग्रेगोर याद करता है अपने पास्ट लाइफ को, ऑफिस में काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और छोटी छोटी खुशियां जिन्हें उसने इग्नोर किया। अब जो बॉडी उसे मिली है वो उसे फ्रीडम नहीं देती। वो मूव नहीं कर सकता, नॉर्मल वॉइस में बोल नहीं सकता। काफका इसे डार्क ह्यूमर और सार्केज्म के साथ दिखाते हैं। ग्रेगोर की ह्यूमन थॉट्स और इंसेक्ट बॉडी की एब्सर्डिटी के बीच कॉन्ट्रास्ट। ग्रेगोर सोचता है कि उसकी फैमिली अब उसे सिर्फ बर्डन मान रही है, जैसे रियल लाइफ में अक्सर देखा जाता है। जब कोई वीक या यूजलेस हो जाता है तो लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। ग्रेगोर को महसूस होता है कि अब केयर केवल ड्यूटी बन गई है, लव नहीं। ग्रेगोर धीरे धीरे अपने कमरे के कोने में रिट्रीट कर जाता है। हर चीज जो पहले फेमिलियर थी, फैमिली की आवाजें, घर की स्मेल, फर्नीचर, अब उसे और अलग, एलियन लग रही है। काफका सस्पेंस बनाए रखते हैं। ग्रेगोर का आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। ग्रेगोर सोचता है, अगर मैं यूजलेस हूं तो मेरा अस्तित्व क्यों? ये सवाल काफका की फिलॉसफी का कोर है। ह्यूमैनिटी में यूजफुलनेस का प्रेशर, और जब वो नहीं रहे तो इनविजिबिलिटी। ग्रेगोर का दर्द सिर्फ बॉडी से नहीं, परसेप्शन से है। फैमिली ने उसे अब देखते ही नहीं, बस टॉलरेट किया। और अब हवा में ये सवाल तैर रहा है, जब अकेलापन इतना बढ़ जाए कि खुद की पहचान भी धुंधली हो जाए, तो क्या बचता है? क्या इंसान के अंदर की ह्यूमन फीलिंग्स सर्वाइव करेंगी या पूरी तरह डिसअपियर हो जाएंगी? ये सवाल अगली कहानी के लिए सस्पेंस छोड़ता है, जहां फैमिली का सेल्फिश सर्वाइवल और ग्रेगोर की पूरी आइसोलेशन सामने आने वाली है। चैप्टर 7, परिवार का बदलना और सेल्फिश सर्वाइवल। कुछ साल पहले एक छोटे शहर में एक परिवार की कहानी सामने आई थी। घर का बुजुर्ग बीमार था और शुरू में सभी उसकी देखभाल में लगे थे, लेकिन धीरे धीरे सबका ध्यान और प्रायोरिटीज बदलने लगी। बेटे को अपने काम की चिंता, बेटी को अपनी पढ़ाई और खुद माता पिता को सर्वाइवल की सोच ने पहले प्यार और केयर को पीछे धकेल दिया। बुजुर्ग अभी भी जिंदा था, लेकिन फैमिली के नजरिए में उसकी जगह बदल गई थी। ग्रेगोर संसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शुरुआत में उसकी फैमिली उसकी हालत से शॉक्ड और परेशान थी, लेकिन जैसे ही समय बीतता है उनका व्यवहार बदलने लगता है। मां डरती है, पिता गुस्सा करता है और ग्रीट जो पहले उसकी केयरटेकर थी अब धीरे धीरे टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। काफका ये बदलाव धीरे धीरे दिखाते हैं। छोटे जेस्चर्स, आवाज का टोन,
काम करने का तरीका, सब कुछ सटल लेकिन बहुत साफ। ग्रेगोर को अब महसूस होता है कि फैमिली के लिए वो अब पहले जैसा अहम नहीं रहा। वो अब सिर्फ बर्डन बन गया है। जैसे रियल लाइफ में देखा जाता है, जब कोई लॉन्ग टर्म इलनेस या इनकैपेसिटी में होता है, फैमिली का इनिशियल केयर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और इमोशंस फेड हो जाते हैं। कहानी फिर उसी मॉर्निंग से जुड़ती है। ग्रेगोर कमरे के कोने में पड़ा है और फैमिली धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगती है। घर में हलचल होती है। ग्रीड काम में लगी है, फादर फोन और अकाउंट्स में उलझा है, मदर खुद की वरीज में एब्जॉर्ब्ड है। ग्रेगोर अंदर ही अंदर देखता है कि अब कोई उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोच रहा। उसकी प्रेजेंस बस टॉलरेटेड है। काफ्का सटल सार्केज्म और डार्क ह्यूमर का यूज करते हैं। ग्रेगोर, जो पहले फैमिली का मेन प्रोवाइडर था, अब इनविजिबल होता जा रहा है। जैसे किसी ऑफिस में टॉप परफॉर्मर सडनली इनकैपेसिटेटेड हो जाए और बाकी लोग उसकी जगह अपने काम में एब्जॉर्ब हो जाए। आइसोलेशन और रिजेक्शन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और ग्रेगोर का इंटरनल स्ट्रगल बढ़ता है। अब ग्रेगोर सोचता है, अगर मैंने अब तक सैक्रिफाइस किया, सबके लिए काम किया, तो अब मेरी क्या वैल्यू है? काफ्का ये दिखाते हैं कि फैमिली या सोसाइटी की लव कंडीशनल होती है। यूजफुलनेस के बिना इंसान की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठता है और अब हवा में ये सवाल तैर रहा है। जब वही लोग जिनके लिए हम जीते थे धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएं, तो क्या बचता है? क्या इंसान का इंटरनल डिग्निटी सर्वाइव कर पाएगा या पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा? ये सवाल अगली कहानी के लिए सस्पेंस छोड़ता है, जहां ग्रेगोर की मृत्यु की ओर धीरे धीरे रास्ता बनता है और फैमिली का रिलीफ और सेल्फिश सर्वाइवल सामने आने वाला है। चैप्टर 8, ग्रेगोर की मौत और सोसाइटी की जीत। कुछ साल पहले एक छोटे शहर में एक आदमी बेडरिडन था। शुरू में परिवार उसे संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी केयर फेड हो गई। एक दिन उसने खुद को पूरी तरह यूजलेस महसूस किया। घर वाले परेशान नहीं थे, बस क्वाइटली लाइफ आगे बढ़ा रहे थे। वही सवाल ग्रेगोर संसा के साथ भी खड़ा होता है। ग्रेगोर धीरे धीरे कमजोर हो गया। दिन प्रतिदिन उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती गई, आवाज बेयरली निकलती थी। फैमिली के लिए उसका होना अब बर्डन बन चुका था। काफ्का ये दिखाते हैं कि सोसाइटी और फैमिली दोनों तब इंसान की इंपॉर्टेंस तभी देखते हैं जब वो यूजफुल हो। ग्रीड, जो पहले केयरटेकर थी, अब ओपनली कहती है कि ग्रेगोर को हैंडल करना मुश्किल है। फादर, जो पहले एग्रेसिव था, अब पैसिव है, बस सिचुएशन को टॉलरेट करता है। ग्रेगोर अंदर ही अंदर समझता है कि अब उसका कोई जगह नहीं बची, ना फैमिली के लिए ना सिस्टम के लिए। जैसे नेचर में वीक ऑर्गेनिज्म क्वाइटली एलिमिनेटेड हो जाता है, वैसे ही ग्रेगोर की एग्जिस्टेंस फेड हो जाती है। एक दिन वो चुपचाप मर जाता है। कोई लाउड ट्रेजेडी नहीं, कोई स्क्रीमिंग नहीं, बस क्वाइट डिसअपियरेंस। काफ्का इसे डार्क और सार्कास्टिक टोन में दिखाते हैं। लाइफ की ब्रूटल रियलिटी और ह्यूमन इंडिफरेंस। फैमिली का रिएक्शन इमीडिएट रिलीफ है, ना ग्रीफ ना मॉर्निंग, सिर्फ फ्रीडम का एहसास, जैसे कोई बर्डन हट गया हो। ग्रीड सडनली लाइवली हो जाती है। फादर रिलैक्स दिखता है और मदर भी हल्की खुशी महसूस करती है। काफ्का इसे सैटिरिकल तरीके से दिखाते हैं। लव और ह्यूमैनिटी कंडीशनल है। अब सवाल हवा में तैर रहा है, क्या ह्यूमैनिटी की ये सिस्टम ड्रिवन नेचर कभी बदल पाएगी, या हम हमेशा यूजफुलनेस और सर्वाइवल के हिसाब से ही रिलेशनशिप्स को मेजर करेंगे? ग्रेगोर की स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन सवाल काफ्का ने हमारे लिए छोड़ दिया है। ये कहानी हमें रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है। हमारे अंदर भी वही प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी और ऐसे इंटरेस्टिंग बुक समरीज आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ग्रेगोर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग लगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर ह्यूमैनिटी का मूल्य केवल यूजफुलनेस पर टिका हो, तो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में इसका क्या असर पड़ता है।